दोस्तों, जब भी हम गरीबी या पॉवर्टी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? भूख, फटे हुए कपड़े और लाचार जिंदगी। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि एक गरीब इंसान सोचता कैसे है? वो अपने बचे हुए 50 रुपए कहाँ खर्च करता है? क्या वो सच में बेवकूफ होता है या उसकी मजबूरियां हमसे अलग हैं? हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक बात सुनते हैं या खुद भी सोचते हैं कि गरीब इंसान गरीब इसलिए है क्योंकि वह मेहनत नहीं करना चाहता, या फिर वह जो भी पैसे कमाता है उन्हें शराब, जुए या फालतू चीजों में उड़ा देता है। अगर उसे फ्री में राशन, पैसा या सुविधाएं मिल जाएं तो वह आलसी हो जाता है। लेकिन क्या यह सच है? क्या गरीबी वाकई सिर्फ एक इंसान की गलत प्राथमिकताओं या आलस्य का नतीजा है? वेस्टर्न एक्सपर्ट्स और बड़े बड़े नेता अक्सर दो अलग अलग बातें करते हैं। पहली सोच जेफरी सैक्स जैसे लोगों की है, जो कहते हैं कि गरीब लोग एक पॉवर्टी ट्रैप यानी गरीबी के जाल में फंसे हैं। अगर उन्हें बाहर से मोटी फंडिंग या मदद दे दी जाए तो वो बाहर निकल आएंगे। दूसरी सोच विलियम ईस्टरली जैसे लोगों की है, जो कहते हैं कि मुफ्त की मदद लोगों को आलसी बनाती है। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, मार्केट अपने आप सब ठीक कर देगा। लेकिन आज हम एक ऐसी किताब के रहस्य को समझेंगे जिसके ऑथर्स अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो ने एसी रूम कमरों में बैठकर थ्योरीज नहीं बनाई। उन्होंने इंडिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के गांव में जाकर गरीब लोगों के साथ रहकर उनकी लाइफ को बहुत करीब से देखा। उन्होंने एक नया तरीका यूज किया जिसे कहते हैं RCT यानी रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स। इसका मतलब है असली दुनिया में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके देखना कि कौन सी चीज काम करती है और कौन सी नहीं। इस खूबसूरत किताब का नाम है पुअर इकोनॉमिक्स। इस किताब के लिए अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो को साल 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और इस किताब में जो सच निकल कर आया वो बहुत हैरान करने वाला था। गरीब लोग बेवकूफ नहीं होते, वो आलसी भी नहीं होते, वो आम लोगों से ज्यादा बड़े कैलकुलेटिव बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि उन्हें हर एक रुपए का हिसाब रखना पड़ता है। इस वीडियो के इस सफर में उनके उन्हीं छुपे हुए सच को जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपका नजरिया बदलने वाली है। किताब की शुरुआत एक बहुत ही हैरान करने वाले सवाल से होती है। मान लीजिए किसी बेहद गरीब इंसान की आमदनी अचानक थोड़ी सी बढ़ जाए तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? आम लॉजिक कहता है कि उसे ज्यादा पौष्टिक खाना खरीदना चाहिए ताकि उसका शरीर मजबूत हो, वह ज्यादा काम कर सके और ज्यादा पैसे कमा सके। लेकिन डाटा कुछ और ही कहता है। लेखकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि ऐसा नहीं होता। जब गरीबों की आय थोड़ी बढ़ती है तो वे अधिक कैलोरी वाला खाना नहीं खरीदते, बल्कि वे ज्यादा स्वादिष्ट खाना जैसे मीठा, मीट या फास्ट फूड खरीदने लगते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि गरीबी कैसे साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाती है। ऑथर जब मोरक्को के एक गांव में गए तो उन्होंने ऊचा नाम के एक गरीब शख्स से मुलाकात की। ऊचा के पास अपने बच्चों को ठीक से खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसके घर में एक बड़ा टेलीविजन और DVD प्लेयर था। ऑथर ने पूछा, अगर खाने के पैसे नहीं हैं तो टीवी क्यों खरीदा? ऊचा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, टीवी खाने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बोरिंग जिंदगी में थोड़ा सुकून देता है। यहाँ हम एक बहुत बड़ी बात समझ आती है।
गरीब लोगों की जिंदगी बहुत स्ट्रेसफुल और बोरिंग होती है। उन्हें नहीं पता कि कल काम मिलेगा या नहीं। ऐसे में वो आने वाले 20 साल के बारे में सोचकर पैसे बचाने के बजाय आज के सुकून पर खर्च करते हैं। खाने के मामले में एक और प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशनल ट्रैप। गरीब लोग पेट तो भर लेते हैं सस्ते अनाज से, लेकिन उनके खाने में आयरन, आयोडीन और विटामिन नहीं होते। इसकी वजह से बच्चे धीरे धीरे कमजोर होते हैं और बड़े होकर उनकी कमाने की क्षमता कम हो जाती है। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये दिमाग पर चलने वाला एक कांस्टेंट प्रेशर है जो गरीब व्यक्ति लंबे समय के बारे में सोचने ही नहीं देता। हेल्थ एक ऐसी चीज है जो किसी भी गरीब को एक झटके में बिल्कुल बर्बाद कर सकती है। ऑथर्स ने नोटिस किया कि गरीब लोग हेल्थ के मामले में बहुत अजीब भेदभाव करते हैं। एक तरफ सस्ती और प्रिवेंटिव चीजें जैसे ORS का घोल, पानी साफ करने के लिए क्लोरीन की गोलियां या वैक्सीन गरीब लोग आसानी से नहीं अपनाते। दूसरी तरफ जब वो बीमार पड़ते हैं तो वो एक्सपेंसिव प्राइवेट डॉक्टर्स या झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाकर महंगे इंजेक्शंस और एंटीबायोटिक्स पर पैसे फूंक देते हैं। गरीब का दिमाग कैसे काम करता है, उदयपुर के एक असली एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। ऑथर्स ने राजस्थान के उदयपुर में एक एक्सपेरिमेंट किया। वहां बच्चों का टीकाकरण रेट बहुत कम था, सिर्फ 1%, और सरकारी हॉस्पिटल में वैक्सीन बिल्कुल फ्री थी। फिर भी लोग नहीं आते थे। फॉरेन एक्सपर्ट्स को लगता था कि लोग अंधविश्वासी हैं, लेकिन ऑथर्स ने सच जाना। प्रॉब्लम अंधविश्वास नहीं थी, प्रॉब्लम थी सरकारी सिस्टम पर भरोसा ना होना। डॉक्टर कब आएगा, हॉस्पिटल खुला मिलेगा या नहीं, ये किसी को नहीं पता था। एक दिन की मजदूरी छोड़कर आना और हॉस्पिटल बंद मिलना गरीब के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। ऑथर्स ने इसको सॉल्व करने के लिए एक बदलाव किया। उन्होंने हर वैक्सीन लगवाने पर परिवार को 1 किलो दाल मुफ्त देना शुरू किया। नतीजा, वैक्सीनेशन रेट 1% से बढ़कर 38% हो गया, यानी 38%। गरीब लोग जानते थे कि वैक्सीन अच्छी है, लेकिन वो हर बार उसको कल पर टाल देते थे। 1 किलो दाल ने उन्हें वो आज का ठोस बहाना दे दिया कि चलो आज ही चलते हैं। इसके विपरीत जब वो बीमार होते हैं तो वो एंटीबायोटिक और इंजेक्शंस के दीवाने होते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक दर्द में सुइयां ना चुभें तब तक इलाज आसान असर नहीं करेगा। झोला छाप डॉक्टर्स इसका फायदा उठाते हैं और उन्हें महंगे बेकार इलाज बेचते हैं, जिससे वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। प्राइवेट स्कूल्स ने एक इल्यूजन कैसे बना रखा है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आज के ज़माने में हर देश में गरीब से गरीब माँ बाप भी अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। उन्हें लगता है कि पढ़ाई ही उनके बच्चों की किस्मत बदल सकती है। लेकिन क्या स्कूल भेजने से ही काम हो जाता है? ऑथर्स ने प्रथम NGO के साथ मिलकर इंडिया में एक सर्वे किया जिसे ASER रिपोर्ट कहते हैं। इसमें पता चला कि क्लास 5 के लगभग आधे बच्चे क्लास 2 की किताब भी ठीक से नहीं पढ़ पाते थे। बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं पर सीख कुछ नहीं रहे। गरीब माँ बाप अपना पेट काट कर बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। उन्हें लगता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने से बच्चा तुरंत बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन उन स्कूल्स का सिलेबस और टीचर्स का तरीका आम गरीब बच्चों के मुताबिक नहीं होता। यहाँ पर एक और बड़ा सच सामने आता है जिसे ऑथर सिलेबस एक्सपेक्टेशंस ट्रैप कहते हैं।
हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन है कि जो बच्चा टॉपर है सिर्फ उसी पर ध्यान दिया जाए। टीचर्स और पेरेंट्स दोनों सोचते हैं कि अगर बच्चा पूरी पढ़ाई करके अफसर बन गया तब तो शिक्षा का फायदा है। अगर वह बीच में पढ़ाई छोड़ देता है या क्लर्क बनता है तो पढ़ाई पर किया गया सारा खर्च बेकार है। इसका नुकसान ये होता है कि अगर उनके घर में 3 बच्चे हैं तो वे अपनी सारी पूंजी किसी एक ऐसे बच्चे पर लगा देते हैं जो पढ़ाई में थोड़ा तेज होता है। बाकी 2 बच्चों को वे स्कूल से निकाल लेते हैं या उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। ऑथर्स ने बताया कि अगर हम एजुकेशन का टारगेट बड़े डिग्री से हटाकर बेसिक लिटरेसी जैसे पढ़ना, लिखना और बेसिक मैथ्स पर सेट करें तो हर बच्चा आगे बढ़ सकता है। उन्होंने रेमेडियल टेक्निक का आइडिया दिया, जहां कमजोर बच्चों को उनके लेवल के मुताबिक अलग से पढ़ाया जाए। इस छोटे से बदलाव ने बच्चों के लर्निंग लेवल को बहुत तेजी से बदल दिया। गरीबों का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम कैसे काम करता है, इसे समझते हैं। हमें हमेशा बताया जाता है कि गरीब लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए वो गरीब रहते हैं। लेकिन क्या ये सच है? या सच इसके बिल्कुल उल्ट है? इसे समझते हैं। ऑथर्स कहते हैं कि गरीबों के लिए बच्चे पैदा करना कोई बेवकूफ़ी या एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये उनका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है और रिटायरमेंट प्लान है। गरीब देशों में सरकारी पेंशन या ओल्ड एज होम्स नहीं होते। जब एक गरीब मजदूर बूढ़ा हो जाता है और काम नहीं कर पाता तो उसकी देखभाल कौन करेगा? उसके बच्चे। अब सोचिए, अगर बच्चों की मौत की दर बहुत ज़्यादा है तो माँ बाप को डर रहता है कि कहीं उनका अकेला बच्चा बचपन में ही ना मर जाए या बड़ा होकर शहर जाकर उन्हें भूल ना जाए। इसलिए वो एक से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि उनकी सेफ्टी का चांस बढ़ जाए। गरीबों की जीवन का जोखिम समझते हैं। गरीबों की जिंदगी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं होती। उनका कोई फिक्स सैलरी नहीं होता। आज बारिश हो गई तो खेती बर्बाद, कल बीमारी आ गई तो दुकान बंद, परसों एक्सीडेंट हो गया तो पूरी कमाई खत्म। बड़े लोग इस रिस्क से बचने के लिए इंश्योरेंस खरीदते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई इंश्योरेंस कंपनी आगे नहीं आती। इसलिए गरीब लोग अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। वो अपने 2 बच्चों को अलग अलग शहर भेजते हैं, खुद गांव में खेती करते हैं और बीवी को किसी छोटे काम में लगा देते हैं। अगर एक जगह से पैसा डूब जाए तो दूसरी जगह से आता रहे। जब गरीब को अपना छोटा बिजनेस शुरू करना होता है या घर का खर्चा चलाना होता है तो वो बड़े बैंक्स जैसे SBI या सिटी बैंक नहीं जा सकते। बैंक वाले उनसे कोलेटरल्स गिरवी रखने के लिए जमीन या सोना मांगते हैं जो उनके पास नहीं होता। तो गरीब कहाँ जाता है? वो जाता है गांव के साहूकार या मनी लैंडर के पास। ये मनी लैंडर्स उनसे 40% से लेकर 100% तक का सालाना ब्याज वसूलते हैं। गरीब लोग इस भारी ब्याज के नीचे दबते चले जाते हैं। इस प्रॉब्लम को देखकर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक शुरू किया, जिसे माइक्रो फाइनेंस कहा गया। उन्होंने औरतों के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए और उन्हें बिना कुछ गिरवी रखे छोटे छोटे लोन्स दिए। इस कॉन्सेप्ट के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन ऑथर्स ने जब इसको गहराई से स्टडी किया तो पता चला कि माइक्रो फाइनेंस कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसका फायदा ये हुआ, इससे गरीबों को साहूकारों के शोषण से आज़ादी मिली और इमरजेंसी में पैसे ले पाए। इसका नुकसान ये हुआ, इससे कोई बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं हुआ। औरतों ने इस पैसे से नई दुकान खोली या पुराना कर्ज चुकाया, लेकिन वो रातों रात अमीर नहीं बन पाई।
माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को बड़ा करने के लिए स्केल नहीं दे पाता, क्योंकि इसकी किस्तें हर हफ्ते देनी होती हैं, जिसे कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया जा सकता। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि गरीब लोग नेचुरल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। वो रास्ते किनारे चाय की दुकान लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, कपड़े सिलते हैं। लेकिन ऑथर्स पूछते हैं, अगर वो इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं तो उनकी दुकान कभी बड़ी कंपनी क्यों नहीं बनती? सच्चाई यह है कि गरीब लोग शौक से एंटरप्रेन्योर नहीं बनते, बल्कि मजबूरी में बनते हैं, क्योंकि उनके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं होती। उनके बिजनेस बहुत छोटे छोटे हैं और उन्हें प्रॉफिट मार्जिन ना के बराबर होता है। अगर एक सब्जी बेचने वाला रोज 500 रुपये लगाता है और 600 कमाता है, तो उसके पास अगले दिन के लिए फिर से वही 500 रुपये बचते हैं, क्योंकि बाकी 100 रुपये वो खाने में खर्च कर देता है। वो कभी कैपिटल जमा ही नहीं कर पाता जिससे वो एक बड़ी दुकान ले सके। गरीबों की बचत की समस्या को समझते हैं। गरीबों के पास पैसे बचाने की सेफ जगह नहीं होती। अगर वो घर में पैसे रखेंगे तो कोई रिश्तेदार मांग लेगा या उन्हें खुद ही कोई चीज खरीदने का मन कर जाएगा। बैंक्स उनके छोटे अमाउंट को जमा करने के लिए अकाउंट नहीं खोलते या उन पर हैवी चार्जेस लगा देते हैं। इसलिए बिना स्ट्रक्चर सपोर्ट के गरीब इंसान जितना मर्जी हार्ड वर्क कर ले, वो उसी छोटे लेवल पर फंसा रहता है। दोस्तों, पुअर इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाती है कि गरीबी कोई हटाने के लिए किसी एक बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं है। हमें उनकी जिंदगी के छोटे छोटे हिस्सों को ठीक करना होगा। ऑथर ने 5 सबसे जरूरी बातें बताई हैं। गरीबों के पास इंफॉर्मेशन की कमी होती है। उन्हें नहीं पता कौन सी दवाई सही है या कौन सा स्कूल अच्छा है। सही जानकारी उन तक पहुंचाना सबसे पहला काम है। गरीबों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ ज्यादा होता है। अमीर लोग साफ पानी, ऑटोमेटिक पेंशन और सेफ बैंकिंग के बीच रहते हैं। गरीबों को हर एक बूंद पानी और 1 रुपए के लिए खुद लड़ना पड़ता है। उन्हें ये फैसिलिटीज ऑटोमेटिक मिलनी चाहिए। छोटे बदलाव का बड़ा असर होता है। जैसे 1 किलो दाल देने से वैक्सीनेशन बढ़ गया, वैसे ही छोटे छोटे इंसेंटिव उनकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। मार्केट्स हर जगह काम नहीं करती। बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज गरीबों को देखकर भाग जाती हैं। यहाँ गवर्नमेंट को आगे आकर उनकी मदद करनी होगी। एक्सपेक्टेशंस मैटर। अगर हम पहले से ही सोच लेंगे कि गरीब का बच्चा कुछ नहीं कर सकता, तो वो सच में नहीं करेगा। हमें उन्हें एक बेहतर कल की उम्मीद देनी होगी। गरीब लोग को कोई अलग प्रजाति नहीं है, वो बिल्कुल हमारी तरह हैं। उतने ही समझदार, उतने ही जज्बाती, बस उनके हालात हमसे कहीं ज़्यादा मुश्किल हैं। अगर हम उन्हें सही टूल्स और थोड़ा सा सहारा दें, तो वो इस पॉवर्टी ट्रैप को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। उम्मीद है आपको इस बेहतर किताब की समरी पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपका सोचने का तरीका बदला, तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।